हेलो दोस्तों, आज की कहानी एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर के दिए इस अनुपम उपहार का सम्मान करो, प्रेम करो। एक गहरी सांस लेकर प्रकाश चुप हो गए। अरे भाई, चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में? अखबार से नजरें हटाकर रसोईघर की टोह लेते हुए प्रकाश ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। प्रकाश रसोईघर के दरवाजे की तरफ देखते रहे। कुछ पलों के बाद दोबारा आवाज देने ही वाले थे कि आशा एक ट्रे में चाय के 2 कप लिए आते दिखी। टेबल पर ट्रे रखकर आशा ने एक कप प्रकाश को दिया और दूसरा कप खुद लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। सुबह बड़ी खुशगवार थी। अक्टूबर की सुबहें वैसे भी बड़ी मनोहारी होती हैं। बरसात के बाद का धुला धुला आसमान, खिली खिली प्रकृति, ठंड की हल्की खुमारी ओढ़े हवा और पंछियों की उन्मुक्त विभोर कर देने वाली चहचहाट, नर्म पड़ती धूप। प्रकाश का मन खुश हो गया। वो आशा से बातें करने लगे। मौसम की खूबसूरती की बातें, बीते वर्षों की बातें, प्रकृति में हुए बदलाव की बातें, आशा के भाई बहनों के बारे में चर्चा आदि। लेकिन आशा का मन किसी भी चर्चा में नहीं रमा। प्रकाश की बातें वह बड़े ऊपरी मन से सुन रही थी और कभी कभार गर्दन हिला देती या हाँ कर देती। चाय खत्म होने के साथ ही प्रकाश की बातों का स्टॉक भी खत्म हो गया। आशा भी खाली कप और ट्रे उठाकर वापस रसोईघर में चली गई। प्रकाश एक गहरी सांस भरकर कुछ पल सोच की मुद्रा में गंभीर होकर बैठे रहे। फिर आहिस्ता से उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। पिछले कई महीनों से वे देख रहे थे कि आशा बहुत चुप चुप सी रहने लगी है। बहुत ज्यादा बातें करने की आदत तो वैसे भी आशा की कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर छाई प्रसन्नता और संतोषभरी मुस्कान से घर में एक उजाला सा छाया रहता था। बात भले ही कम करती थी, तो क्या हुआ, श्रोता तो बहुत अच्छी थी। ध्यान और रुचि से सामने वाले की बात सुनती थी। पर अब इतने बेमन से सुनती है कि प्रकाश आहत सा महसूस करने लगते हैं। कोई कुछ बात करना चाहता है और सामने वाले को मानो आप में और आपकी बातों से कोई सरोकार ही नहीं है। हार कर प्रकाश भी चुप हो जाते। आशा की मन स्थिति को वे भी समझते थे। जब से दोनों बेटे नौकरी करने के लिए बाहर सेटल हुए हैं, तब से घर बिल्कुल वीरान लगने लगा है। 2 साल हो गए बड़े बेटे को बेंगलुरु में सेटल हुए और 1 साल हो गया है छोटे बेटे को हैदराबाद में सेटल हुए। छोटा बेटा तो काम के सिलसिले में कंपनी की तरफ से 10 महीनों से जापान गया हुआ है। जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तब परीक्षा के बाद छुट्टियों में वे घर आते रहते थे, लेकिन नौकरी लगने के बाद काम की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि अब तो घर आना भी बंद हो गया। तभी से आशा चुप चुप रहने लगी है। पहले प्रकाश ने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कुछ दिनों में आशा को भी आदत हो जाएगी इन नई परिस्थितियों की, लेकिन अब उन्हें चिंता होने लगी। आशा का न काम में मन लगता और न तो वह ठीक से खाना खा रही है। ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी। अपनी सोच में डूबे वे कब पास वाले पार्क में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब पीछे से वीरेंद्र ने आवाज लगाई, तब प्रकाश की तंद्रा भंग हुई। वीरेंद्र पास की बिल्डिंग में ही रहते थे और रोज सुबह पार्क में आकर मिलते। दोनों आज भी रोज की तरह पार्क के चक्कर लगाने लगे और फिर एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। 2 मिनट की बातचीत में ही वीरेंद्र ने भांप लिया कि प्रकाश कुछ उदास है। क्या बात है यार, सब ठीक तो है? कुछ उदास लग रहे हो? वीरेंद्र ने आत्मीयता से पूछा। आशा को लेकर परेशान हूँ थोड़ा, प्रकाश ने बोझिल होकर जवाब दिया। अरे क्या हुआ भाभी को? महीनों हो गए डिप्रेस जैसी हो गई है। न बात करती है, न ही कुछ खाती पीती है ढंग से। अजीब सी होती जा रही है दिन ब दिन। 5 साल की सर्विस और बची है मेरी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी करूं या नहीं। प्रकाश के स्वर में चिंता थी। वीरेंद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरा एक मित्र मनोवैज्ञानिक है। हम चलकर उससे बात कर सकते हैं। शायद वह कुछ हल बताए इस समस्या का। पहले हम दोनों ही मिल आते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो भाभी को भी ले जाएंगे। डॉक्टर की तरह नहीं, एक मित्र की तरह ही बात करेंगे। वीरेंद्र का सुझाव प्रकाश को पसंद आया। दूसरे दिन ही दोनों डॉ. दीपेश के पास बैठकर आशा की समस्या पर विचार कर रहे थे। सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद दीपेश ने कहना शुरू किया। महत्वाकांक्षी बच्चों के शहर या देश के बाहर सेटल हो जाने के कारण शहरों की महिलाएं इस अवसाद का शिकार होने लगी हैं। इसे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। 40 सेकंड ऊपर की महिलाएं, जो शिक्षित भी हैं, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ परिवार और बच्चों पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया था। पति के नौकरी या व्यवसाय में व्यस्त हो जाने तथा बच्चों की शिक्षा या नौकरी के चलते बाहर सेटल हो जाने के कारण एक बड़ा वैक्यूम या शून्यता महसूस करती हैं, जिसमें उनकी असली पहचान खो जाती है। वे अचानक महसूस करने लगती हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वे अकेली हो गई हैं।
साथ ही इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस भी अपना प्रभाव डालते हैं। हाँ, आजकल एकल परिवार के चलन के बाद से महिलाओं के अकेले रह जाने की समस्या और भी बढ़ गई है। पहले संयुक्त परिवार होने से स्त्रियां घर में ही अपनी समस्याओं, भावनाओं को एक दूसरे से कह सुनकर अपना मन हल्का कर लेती थी। अपने बच्चे बाहर भी चले गए तब भी अन्य सदस्यों के रहने से वे शारीरिक मानसिक रूप से व्यस्त रहती थी, तो अकेलेपन या अवसाद से दूर रहती थी। वीरेंद्र ने कहा, हाँ सही है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम आधुनिक एकल परिवारों की ही देन है। दरअसल अधिकांश महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने लिए कुछ नहीं रखती, सब कुछ पति बच्चों में बांट देती हैं। वे भूल जाती हैं कि वे खुद भी खुद का प्यार पाने की सबसे पहली अधिकारी हैं। वे सारा प्यार तो परिवार को बांट देती हैं। नतीजा, उनके जाने के बाद वे शून्य से घिर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं से प्यार करना, अपने लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। दीपेश ने बताया। उसे धन्यवाद देकर वीरेंद्र और प्रकाश बाहर निकले। प्रकाश परेशान थे। आज तक तो उन्हें पता ही नहीं कि आशा की कोई ऐसी हॉबी भी है। कभी किसी चीज में रुचि लेते देखा भी नहीं उसे, सिवाय घर के कामों और बच्चों के। न संगीत आदि सुनने में ही कभी दिलचस्पी देखी। ऐसे में उसके लिए क्या किया जाए? लव योरसेल्फ की सोच कैसे पैदा की जाए उसके भीतर? जब वह खुद से प्यार करना सीखेगी, तभी खुद की पसंद का कोई काम करके खुश रह पाएगी। पर यही तो सबसे कठिन था, उसे खुद से प्यार करना कैसे सिखाया जाए। इस समस्या से भी वीरेंद्र ने ही उसे बाहर निकाला। मेरे एक आत्मीय परिचित हैं राठौड़ जी। आयु में बड़े हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों ही बहुत जिंदादिल और मिलनसार हैं। भाभी जी को उनसे मिलवाने ले चलते हैं, वीरेंद्र ने कहा। लेकिन उससे क्या होगा? प्रकाश ने पूछा। तुम चलो तो, वीरेंद्र ने जोर दिया। दूसरे दिन वीरेंद्र, प्रकाश और आशा को एक क्लब में ले गया और राठौड़ जी तथा उनकी पत्नी से मिलवाया। दोनों इतने खुशमिजाज थे कि बात बात पर ठहाके लगाते। उनके आसपास के सभी लोग खुश दिख रहे थे। दोनों आशा से बहुत आत्मीयता से मिले। उनके कारण पूरे क्लब का माहौल खुशनुमा रहता। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मुक्त हाथों से सबको खुशियां बांट रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक तेजस्वी उजाला था। आशा वहां भी अनमनी सी ही रही, न हंसी न किसी गतिविधि में शामिल हुई। 2-3 घंटे बाद प्रकाश उसे लेकर घर आ गए। कैसा लगा मिस्टर राठौड़ और उनकी पत्नी से मिलकर? कितने खुशमिजाज हैं न दोनों, जिंदादिल, जीवन के आनंद से भरपूर। प्रकाश ने कहा, जब जीवन में कोई तनाव, परेशानी, अकेलापन न हो तो कौन भला खुश न रहेगा। आशा उदास स्वर में बोली। तुम्हें पता है आशा, वीरेंद्र ने बताया मुझे क्लब में मिस्टर राठौड़ का बड़ा बेटा भारतीय सेना में मेजर था। 1.5 बरस पहले सीमा पर तैनात था। आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया। 28 वर्ष की अल्पायु में उनका जवान बेटा चल बसा। क्या उन्हें दुख नहीं होगा बेटे की मृत्यु का? प्रकाश दर्द भरे स्वर में बोले। आशा अचानक स्तब्ध सी हो गई। और पिछले 8 माह से उनका छोटा बेटा भी कश्मीर के अति संवेदनशील इलाके में तैनात है, जहां कदम कदम पर मौत का खतरा सिर पर मंडराता रहता है। तुम्हारे दोनों बेटे तो अच्छी नौकरियों पर खुशहाल हैं ना, सुरक्षित हैं। तब भी तुम उनकी याद में अवसाद से घिरी हो। बताओ, क्या तुम्हारा दर्द सच में राठौड़ जी और उनकी पत्नी के दर्द से बड़ा है? प्रकाश ने प्रश्न किया। आशा का सिर झुक गया और वह कुछ बोल नहीं पाई। तब भी दोनों इतने प्रसन्न रहते हैं कि सिर्फ खुद ही नहीं, दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम का मार्ग चुना खुद के लिए। वे स्वयं से प्रेम करते हैं, तभी वे दूसरों को भी प्रेम करके खुश रहते हैं। वे जीवन का मूल्य समझते हैं, तभी उन्होंने खुद को अपने परिवार तक सीमित, संकीर्ण न रखकर प्रेम बांटकर अपना परिवार बढ़ा लिया। वे न जाने कितने बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं। जीवन बस कुछ रिश्तों तक सीमित नहीं होता कि उनके दूर हो जाने से सब खत्म हो जाए। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका विस्तार करो। यह अवसाद से घिरने के लिए नहीं है। ईश्वर के दिए इस अनुपम उपहार का सम्मान करो, प्रेम करो। एक गहरी सांस लेकर प्रकाश चुप हो गए। जब सुबह प्रकाश की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घर में उनके फेवरेट पुराने गाने बज रहे थे। वे हाथ मुंह धोकर आए तो आशा चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। ट्रे में सुंदर नए कप रखे थे, जिन पर सूरजमुखी के फूल बने हुए थे। आशा ने भी सुंदर चटक रंग की साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने पिछले महीनों की सारी अवसादपूर्ण मलिनता को धो दिया। सुनो, आज बुक स्टोर चलेंगे। मुझे किताबें, खासकर बंगाली लेखकों के उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। शरद बाबू, आशापूर्णा देवी को अब फुर्सत से पढ़ना चाहती हूँ और हर छुट्टी वाले दिन हम भी क्लब चला करेंगे। आपने सही कहा, अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद समाज के विकास में योगदान देना ही जीवन की सार्थकता है। बच्चे तो अपने नए जीवन में खुश हैं और हम उनकी याद में अवसाद में घिर जाएं, ये ठीक नहीं है।
जीवन का और भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब हम भी राठौर दंपति के साथ मिलकर काम करेंगे। आशा उत्साह से बोली, हाँ जरूर, जैसा तुम कहो। आज तुम्हें फिर पुराने रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रकाश ने कहा तो आशा ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर सिर रख दिया। खिड़की से आती सुनहरी उजली किरणें पूरे कमरे में फैल गईं। More watching the video, please subscribe the channel on bell.